साथियों नमस्कार। हम लोग आज देखने वाले हैं न्यायादर्श या प्रतिदर्श के प्रकार। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में न्यायादर्श प्रतिदर्श देखा, इसके महत्व को समझा और हम लोगों ने पॉपुलेशन भी देखा। हम लोग अब इसके प्रकार को देखते हैं क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो जैसे ही हम न्यायादर्श या इसके प्रकार की बात करेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। इसके प्रकार मुख्य रूप से जब हम लोग इसी प्रकार को देखेंगे तो दो प्रकार निकल कर आते हैं, संभावित न्यायादर्श और असंभावित न्यायादर्श, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। पहला क्या है? प्रोबेबिलिटी सैंपल या सैंपलिंग बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं संभाव्य न्यायादर्श। क्या होता है संभाव्य न्यायादर्श? इसके अब बात से ही समझ में आ जाएगा, शब्दों से ही। संभाव्य मतलब जिसकी संभावनाएं अधिक हो, जिसके चुने जाने की संभावनाएं, जिस माध्यम से सैंपल चुने जाने की संभावनाएं बराबर बराबर हो, 100% हो, उसे हम लोग बोलते हैं संभाव्य न्यायादर्श। इसको हम लोग एक चीज और देखते हैं। यहां पे हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितना? 20,000 मैंने बताया, एक एग्जाम्पल लिया। सैंपल साइज मेरा क्या रहा? सैंपल साइज मेरा रहा 500। तो अब हमें इसी आधार पर हम लोग चलेंगे। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन 20,000 है, सैंपल मेरा 500 है, तो 20,000 लोगों में से 500 जिनको चुनना है, उनके चुने जाने की संभावनाएं बराबर बराबर होनी चाहिए सबके। अगर ये चुने जाने की संभावनाएं बराबर बराबर हैं तो उसको हम बोलेंगे संभाव्य प्रतिदर्श, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। हाँ, ये ऐसा भी नहीं है कि सभी चुने जाने की 100% नहीं चुना जाएगा, चुना तो 500 ही है, लेकिन 20,000 में जो भी यूनिट है, 20,000 यूनिट मेरे पास है, जो संख्या है, वो कोई भी उसमें से 500 आ सकता है। ये संभावनाएं हमारे पास होनी चाहिए। तो इसके ये कैसे आएंगे? ये तब आएंगे जब हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करेंगे, और उसी वैज्ञानिक विधि में कुछ विधियों की चर्चा हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। जैसा कि इसके नाम से यह स्पष्ट है कि संभावित न्यायादर्श या प्रतिदर्श, जिसको हम लोग परियोजना प्लान भी बोलते हैं, जिसमें जनसंख्या के सदस्यों का न्यायादर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना होती है। अगर हम लोग इसकी बात करें कि एक शोधकर्ता के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए कि वो इस बात को समझ सके कि जो वह सैंपल लेने जा रहा है, जो सैंपलिंग वो करने जा रहा है, वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसके लिए कौन कौन से शर्तें उसके लिए होंगी जिसके आधार पर वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ले सकता है। इसके बाद इसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं रिसर्चर को लेकर के, शोधकर्ता को लेकर के। शोधकर्ता के लिए पहला जो आएगा वो आएगा कि जनसंख्या जिससे प्रतिदर्श का चयन किया जाने वाला है, उसका आकार अवश्य ही ज्ञात हो। यानी कि रिसर्च स्कॉलर को जनसंख्या का आकार का पता होना चाहिए। आकार की जानकारी होनी चाहिए। तो आकार की जानकारी तो वो कैसे होगा? जब वो रिसर्च के लिए सिनोप्सिस बनाएगा, रिसर्च प्रपोजल बनाएगा, तो उसे जानकारी मिल जाती है। तो जनसंख्या का आकार क्या है हमारा? 20,000।
पहला ये होना चाहिए उसे जनसंख्या का आकार क्या है। दूसरा क्या होगा, जब जनसंख्या के आकार का उसे पता होना चाहिए तो ये भी पता होना चाहिए कि वो कितना प्रतिदर्श नया दर्श चाहता है, यानी कि प्रतिदर्श की वांछित संख्या, प्रतिदर्श सॉरी या जो सैंपल है उसकी वांछित संख्या की जानकारी होनी चाहिए कि मुझे कितना रखना है। जनसंख्या कितना है उसका, जनसंख्या का आकार क्या है 20,000, प्रतिदर्श 500 इसे लेने हैं, ये इसे पता होना चाहिए जो मैंने वहां पे दिखाया है। इसे मैं कॉर्नर में लिख दिया ताकि जो है वो सुविधा होगी समझने में। तीसरा क्या होगा, इसका क्या शर्तें होंगी इसके साथ। तीसरा होगा कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य का जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य का न्यादर्श में शामिल या सम्मिलित होने की संभावना हो संभावना हो। मतलब ऐसा इसमें से कोई व्यक्ति या रिसर्चर ये नहीं कह सकता कि ये इसमें शामिल नहीं हो सकता है। 20,000 में कोई भी 500 आ सकता है। मैंने ये जो आइडियल मैंने एक ऐसे ही ले लिया है पॉपुलेशन और सैंपल सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। सैंपल में देखिए एल ई होना चाहिए, छूट गया है एल ई सैंपल। इसकी जो संभावनाएं बराबर बराबर होनी चाहिए। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि अगर हम इन 3 शर्तों को देखते हैं, एक शोधकर्ता की जो 3 शर्तें हैं उसको जब देखते हैं तो इसे पहली और तीसरी शर्त जो है, एक की जनसंख्या कितनी है ये जानकारी हो, और दूसरा ये कि उस 20,000 में से किसी के भी चुने जाने की संभावना बराबर बराबर हो। तो शोधकर्ता जो है कभी कभी उसे ठीक ढंग से पूर्ण नहीं कर पाता है। फिर भी संभावित न्यायादर्श का एक धनात्मक गुण यह है कि इससे प्राप्त होने वाले न्यायादर्श उसके जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव, जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, हमें लगता है कि आप उसको देखे होंगे, समझे होंगे तो याद आ जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल किसको मैंने बताया था, अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल किसको बोलते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि ये 500 कौन है, ये रिप्रेजेंटेटिव है किसके, पूरे पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव है। अब इसका जो निष्कर्ष आएगा वही निष्कर्ष माना जाएगा कि सब पे होता होगा, इन सभी पे। तो शामिल होने की संभावना बराबर हो, इससे मिलने वाले निष्कर्ष जो होंगे हम उस पर लागू कर सकते हैं। तो हम मान लेंगे क्योंकि सिमिलर इसी पॉपुलेशन में से हमने सैंपल लिए हैं, अब इस पे मैंने शोध कर लिए, तो इसकी जो परिणाम होंगे वो इसके परिणाम माने जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब इस आधार पर काम करते हैं तो हम लोग मानते हैं सिमिलर पॉपुलेशन। इसी को हम लोग सिमिलर पॉपुलेशन बोलते हैं, मतलब समान जनसंख्या। क्योंकि इसी में से हमने लिए हैं, फिर वापस हमने सामान्यीकरण किया इसके परिणाम को। क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, रिसर्चर के पास समय नहीं है, तो ऐसा करता है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि आखिर में जो संभाव्य जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसी को हम लोग देख रहे हैं।
इसमें पहला जो होगा, इसमें पहला होगा साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग इसे हम लोग बोलते हैं, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा अस्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श। इसको बोलेंगे इंग्लिश में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग या सैंपल। तीसरा कौन होगा, क्षेत्र या गुच्छ यादृच्छिक प्रतिदर्श, यानी कि एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग। ये तीन प्रकार के जो सैंपलिंग है वो आते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बाकी दूसरे सैंपलिंग की बात करेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, इस तीनों को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग असंभाव्य में चलेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी में चलेंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग बात करते हैं साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श की, तो इसमें जो आएगा एकदम साधारण तरीके से चुना जाने वाला, रैंडमली, किसी को भी रैंडमली चुना जाए, लेकिन वो वैज्ञानिक विधि होगी। वो वैज्ञानिक विधि कौन सी होगी उसको देखते हैं। इसमें जो आएंगे वो पहली विधि जो आएगी जो रैंडमली चुना जा सकता है सिंपल में, वो आएगा लॉटरी। लॉटरी आप सभी लोगों ने देखा है कि लॉटरी क्या होता है। लॉटरी में क्या होता है कि एक गोल आकार का एक बर्तन है। अब इस गोल आकार के बर्तन में इसके ढक्कन है, जिसमें बस इतना ही जगह है कि इसमें एक हाथ जा सके। ठीक है, लगा हुआ है। हमने क्या किया कि हमने, पॉपुलेशन मेरा 2000 है, तो 2000 कूपन या 2000 गोला जिसमें नंबर चढ़ा हुआ हो या नाम लिखा हुआ हो, उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो इसमें डालते हैं तब बहुत सारे हो गए, कहीं 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 जाके सब हो गए। इसको उठाए, चला दिए। वो अब कौन नंबर कहां है, कौन गोला कहां है, पता नहीं, लेकिन कितने होंगे, 2000 होंगे, क्योंकि 2000 को चुने जाने की संभावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 500 डाल के निकाल लिए कि यही 500 थे, नहीं। वो 20,000 जो है, उस 20,000 इसमें हमने डाल दिए हैं, क्योंकि मेरा पॉपुलेशन 20,000 है। 20,000 डाले हैं नंबर, उस 20,000 में से 500 कौन आ रहे हैं, तो इसमें से हम हाँ डालेंगे और 500 निकाल लेंगे। तो 500 निकाल लेंगे तो उसमें से जो जो आएंगे हमारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉटरी विधि। इसको क्या बोलते हैं, लॉटरी विधि। तो इस विधि से हम लोग सैंपल को चुनते हैं, और यह सैंपल जो है वह ज्यादा कारगर होता है, यानी कि कोई पक्षपात नहीं किया गया, इसमें डाला गया, चलाया गया, लॉटरी में जो निकल के आएगा आ गया। ऐसा हम लोग करते हैं। दूसरा इसका एक प्रक्रिया होता है बी, एक लॉटरी हो गया। दूसरा हो गया इसी का साधारण यादृच्छिक विधि का यादृच्छिक संख्या सारणी विधि। यादृच्छिक संख्या सारणी विधि, यानी कि रैंडम
नंबर टेबल मेथड, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे लॉटरी मेथड। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसमें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पॉपुलेशन जब होता है, बहुत बड़े संख्या में हमें सैंपल उठाने होते हैं, तब ऐसा करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां बनाता हूं, एक लंबा सा चार्ट बनाया जाता है इसमें। ये लंबे से चार्ट बनेंगे, इसमें टेबल बन गए हमारे, टेबल बन गए। टेबल कितने होंगे, टेबल के नंबर 20,000 होंगे। तो इन नंबरों में से हमें कुछ नंबर डाल दिए गए हैं और आंख मूंद करके कोई एक नंबर यहां आ गया। फिर वो आपको आंख खोलने नहीं है, और जो अगला जो देखने वाला है, जो आपने किस नंबर पर सिलेक्ट किया, उस नंबर को खींच लेगा। या इसमें क्या किया कि टेबल पर नंबर चिपका दिए गए हैं और उस टेबल में नंबर पेपर में चिपका दिए गए हैं, इस प्रकार का, जैसे इस प्रकार का है, चिपका दिया गया है। अब इसके बाद क्या किया कि आप यहां से जो है, एक यहां से कबाड़, एक यहां से, यहां से, यहां से, इस प्रकार से काउंटिंग कर करके आपने 500 कबाड़ लिए। तो इससे क्या होगा कि आप यहां पे पक्षपात नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता कौन वो 500 लोग चुन करके आ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक संख्या सारणी विधि। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था, अस्त्रीकृत अस्त्रीकृत स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसमें क्या हम लोग करेंगे, अब ये पता चल रहा है कि बात स्तर की क्रिया लेवल की जा रही है। इसमें क्या होगा, लेबल बनेंगे। लेबल कैसे बनेंगे, जैसे हमने एक टेबल यहां लिया, जैसे वो टेबल हमने बनाए थे, इतने नंबर हमने यहां ले लिए। ये मान लीजिए हमारा 20,000 का है। दूसरा टेबल हम क्या करेंगे, दूसरा टेबल बनाएंगे। दूसरा टेबल, इसमें से 20,000 हैं, इसमें से हो सकता है आपको निकल करके आए, तो आप इसमें से क्या करेंगे कि इसको इसे कैटेगराइज करेंगे, और कैटेगराइज ये करेंगे कि रूरल अर्बन के नाम पे कैटेगराइज करेंगे इसमें से। तो आप एक बार में 20,000 है इसमें, इसमें से आपने कैटेगराइज किया, जिसमें आया रूरल और दूसरा आया अर्बन, यानी कि शहरी और ग्रामीण, ये शहरी ये ग्रामीण। तो आपको पता चला कि 17,000 उसमें जो नंबर थे वो ग्रामीण थे, और 3,000 जो हमारे लोग थे वो शहरी थे। आपने ऐसा किया, तो आपने दूसरा भाग में किया, 20,000 से आपने ये किया, तो भाग में किया। अब आप क्या करेंगे कि यहां पे अब आपको चुनने हैं अर्बन और शहर से। आपको टोटल सैंपल कितना चाहिए, 500। तो आप क्या करेंगे, यहां पे 125 फ्रॉम रूरल गर्ल, 125 रूरल बॉयज, अर्बन से 125 अर्बन गर्ल्स, 125 अर्बन बॉयज। हो गए, आपने कितने स्तर में निकाला, 1 2 3, इस प्रकार से आपने स्तर निकाले। तो इसको बोलते हैं स्तरीकृत, क्योंकि आप इसको स्तर बाय स्तर निकाल करके सैंपल निकालते हैं। अब इसके कुछ प्रकार देखते हैं, इसके भी प्रकार हैं। ऐसे हम लोग कई सांचों में फ्रेम में विभाजित करते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं स्तरीकृत कर दिए। तो किस आधार पे किए, रूरल अर्बन पे।
गर्ल्स बॉयज पे। तो इसका अस्थिरीकृत का जो आधार अगर हम बात करें, अस्थिरीकरण का आधार, एग्जामिनेशन में आपको ये सब पूछे जाएंगे, तब ये समझना जरूरी है। तो अस्थिरीकरण का आधार किन किन ए पे हो सकता है? तो इसमें हो सकता है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, यानी कि शहरी, ग्रामीण के आधार पर। फिर आप कर सकते हैं लिंग के आधार पर, जिसमें आप कर सकते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के आधार पर। ऐसे हम लोग आधार बना करके इसको अस्थिरीकृत करते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अस्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श जो है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, अब इसके प्रकार देखते हैं। तो इसके 3 प्रकार हैं। जिसे हम लोग सिंपल एरर से भी 2 प्रकार देखे, इसके 3 प्रकार हैं। पहला है समानुपाती। समानुपाती मतलब समान अनुपात में। प्रोपोर्शिनेट, प्रोपोर्शिनेट समान अनुपात में। अब हमारे पास जो सैंपल है अस्थिरीकृत कर रहे हैं, तो हम समान अनुपात में रख रहे हैं इसको। जैसे यहां पे हम क्या करते, 20,000 लेने थे, तो हम क्या करते 10,000 10,000 लेते, तो समान अनुपात में हो जाता। जैसे हमने वहां 125 मैंने किए हैं, तो समानुपात में ये आ जाते हैं। कैटेगरी वाइज हम लोग उसको उठा लेते हैं। जैसे आप कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी ऐसे भी उठा सकते हैं इसमें से, कि समानुपात में होंगे। तो अस्थिरीकृत को इस प्रकार से हम लोग करते हैं जिसमें समानुपात होते हैं। दूसरा होता है गैर समानुपाती, जिसको असमानुपाती भी बोलते हैं। असमानुपाती को हम लोग बोलते हैं नन या इम डिस कर सकते हैं, इसको डिश अच्छा रहेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट असमानुपात मतलब इसका कोई समान अनुपात नहीं रहेगा। जितना मिल गया ठीक है, रूरल में जितना मिला, अर्बन में जितना मिला उसमें से ले लो। ये समान नहीं करना है, बराबर बराबर नहीं करना है, बराबर अनुपात में नहीं लेना है। फिर एक होता है, तीसरा होता है इसका महत्व विभाजन, जिसको हम लोग जो जनसंख्या होता है उसके स्तर के मानक विचलन पर ये निर्भर करेगा। ये रहेगा मानक विचलन पे, ऐसे इसको बोलते हैं मैक्सिमम एलोकेशन। मैक्सिमम एलोकेशन, ये क्या करेंगे हम लोग इसको मानक विचलन पे। मानक विचलन के आधार पर हम जब चयन करते हैं तब होता है। और सबसे स्टैंडर्ड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो होता है वो महत्व विभाजन ही मैक्सिमम एलोकेटेड ही होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पे हम लोग इसको करते हैं। फिर तीसरा क्या है? तीसरा हम लोग पीछे क्या देख रहे थे, क्या बोल रहे थे? एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्र अथवा गुच्छ। रैंडम सैंपलिंग ये देखते हैं। कभी कभी न्यादर्श की जो इकाइयां होती हैं उसके चर की प्रकृति
उसकी इकाइयां न हो करके उनके स्वाभाविक जो समूह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे 9वीं क्लास में एक विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं वो एक जगह है, गए इस विद्यालय से मिल गए इतने विद्यार्थी, उस विद्यालय से मिल गए उतने विद्यार्थी। लेकिन अब यही बात आपको मैं कहूं कि एक ऐसे पॉपुलेशन जिससे आपको रिसर्च करने हैं, तो वो रिसर्च आपको करने हैं थर्ड जेंडर पे। तो थर्ड जेंडर का पॉपुलेशन अलग अलग एरिया में बसा हुआ है। तो जो अलग अलग एरिया में जो थर्ड जेंडर का जो पॉपुलेशन बसा हुआ है उस पॉपुलेशन पे आपको काम करने हैं। तो जो उस पॉपुलेशन पे आप काम करेंगे तो वो कहीं कहीं गुच्छ में है, तो आप क्या करेंगे कि रैंडमली लेंगे, लेकिन उस अलग अलग गुच्छ के आधार पर आप जो है उसको चुनेंगे, एक एक गुच्छ आप वहां से उठाएंगे, एक एक क्लस्टर को करेंगे। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी शहर में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर कोई अध्ययन किया जाना है। और कक्षा 9 तक के सभी विद्यालय इस अध्ययन की इकाई या जो जनसंख्या होंगे, मान लेंगे कि पूरे जो जनसंख्या है वो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी होंगे। इन सभी विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों का यादृच्छिक चयन करके उनकी कक्षा 10 के क्लास का भी यादृच्छिक चयन करेंगे। तो अब जो उस कक्षाएं से जो अलग अलग गुच्छ के रूप में जो हमको मिल रहे हैं पॉपुलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक, यानी कि क्षेत्र गुच्छ प्रतिदर्श। ठीक है, देखते हैं कितना लंबा वीडियो है, इसके बाद आगे देखते हैं आगे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। हाँ, चल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे असंभावित प्रतिदर्श, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, असंभावित या असंभाव्य प्रतिदर्श। जब हम असंभाव्य प्रतिदर्श की बात करेंगे तो इसमें हमारे जो आएंगे वह हमारे रैंडमली जैसा नहीं आएंगे, यह आएंगे जिसमें व्यक्ति का नियंत्रण हो सकता है। उसमें हमने क्या बताया था, उसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। कोई व्यक्ति चाहे वह पॉपुलेशन हो जिससे उठाना हो, या जो व्यक्ति शोध कर रहा है उसके हाथ में नहीं है कि कौन सा सैंपल मेरे पास आने वाला है, क्योंकि लॉटरी के माध्यम से निकाल रहा है या नंबर के माध्यम से निकाल रहा है या स्ट्रेटिफाइड कर रहा है, लेकिन रेंडमली तो है। वो नहीं कर रहा है कि अच्छा तुम मजा तुम मजा तुम मजा, वैसा नहीं कर रहा। जब वो ऐसा नहीं कर रहा है तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होगा कि संभावना सबके चुने जाने की बराबर बराबर नहीं हो। इसको लिखेंगे जब समस्त जनसंख्या के सदस्यों का चुने जाने की संभावना न हो, उसे नॉन प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या था, कुछ चुने जाने की संभावना थी, कोई भी चुना जा सकता है। इसमें है कि नहीं चुने जाएंगे क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सैंपलिंग आपको करने हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम लोग असंभाव्य को थोड़ा डिटेल में समझ लेते तब हम लोग चलेंगे संभाव्य की ओर, सॉरी इसके आगे चलेंगे इसके बारे में, और इसके मतलब कौन कौन इसके अंतर्गत है, तो आपको समझने में सुविधा होगी। तो जो असंभावित या असंभाव्य या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वैसे प्रतिदर्श परियोजना या प्लान को बोलते हैं जिसमें जनसंख्या के सदस्यों को यानी कि उसे सैंपल को सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं है। संभावना ज्ञात नहीं है आपको कि जब चुने जाने की संभावना बराबर बराबर ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, असंभाव्य या असंभावित प्रतिदर्श उसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा इस तरह के प्रतिदर्श के चयन में शोधकर्ता जनसंख्या को स्पष्ट पहचान करने की चिंता नहीं करता है और उसे अपनी आवश्यकता अनुसार एवं इच्छा अनुसार कुछ सदस्यों का चयन करके
अपने न्यायादर्श में शामिल कर लेता है। वो क्या करता है कि वह लॉटरी पर आधारित नहीं है, वह क्या करता है कि अपने इच्छानुसार, आवश्यकता अनुसार उसमें से चुन लेता है, इसलिए हमको इस पर रिसर्च करना है। या एक ऐसा प्रॉपर चैनल होगा जिसके माध्यम से वो जाएगा, तो वो पता नहीं है कि वह जो है वो संभावना नहीं, वो पहले जान जाता है कि संभावना है आगे कि ये मिलने वाला है। इसमें ये संभावना चुने जाने की नहीं है, ज्ञात नहीं है कि चुना ही जाएगा, लेकिन उसमें चुने जाने की संभावना 20,000 में से 20,000 में से 500 खुशी 500 की है। तो जो असंभाव्य जो प्रतिदर्श है, अनादर्श है, का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इसे कम समय, कम धन और कम श्रम के साथ सरलता पूर्वक इसे चुना जा सकता है, क्योंकि आपको चुनना है कि ये वो उठा लिए। इसकी सबसे प्रमुख जो परिसीमा है, डिलिमिटेशन है, परिसीमन है कि इस प्रकार जो न्यायाधीश अपनी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है, जरूरी नहीं है कि उसका जो चुना गया है उसका सही प्रतिनिधित्व कर पाता हो, उसका इसमें बायस्ड हो सकता है। जिसे मैंने आपको बताया था पिछले वाले में कि दो प्रकार का होता है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल और दूसरा था बायस्ड सैंपल। ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, नहीं किया होगा तो समझ लीजिएगा क्योंकि ये समझना जरूरी है। इसमें क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा, जो वास्तविक होगा, अब यह जो होगा ये पक्षपात पूर्ण हो सकता है। यह पक्षपात पूर्ण न्यायाधीश होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल किसको बोलते हैं, तो वहां जाके इसको देख लेंगे, अब बायस्ड को भी वहीं जाकर देख लेंगे, मैं सिर्फ यहां पे समझा रहा हूं। तो जो सही रिप्रेजेंटेशन उसका होगा तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे मैच करेगा, अब यह सही रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसमें क्या होगा कि पक्षपातपूर्ण होगा, तो यह होगा नॉन प्रोबेबिलिटी में, एक प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, इसमें एक खतरा यह भी है कि आपकी जो असंभाव्यता में क्या, संभाव्यता में क्या था कि उसका जो है निष्कर्ष निकलता था, उसको सामान्यीकरण पूरे पॉपुलेशन पे कर देते थे, लेकिन इसमें असंभाव्य वाले में आपका जो परिणाम निकल रहा है, जिस गुच्छ पे, जिस एरिया में, जिस कोटा में, जिस पे निकल रहा है, आप उसी पे उसका प्रभाव देख सकते हैं। सामान्य सभी पे उसको प्रभाव को आप लागू कर नहीं सकते। ये इसका है, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व वो कर ही नहीं रहा है, वो 500 20,000 का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। इसलिए तो असंभाव्य जो प्रतिदर्श है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसके कौन कौन से प्रकार हैं उसको देख लेते हैं। इससे पहला होगा कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग किसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं कोटा प्रतिदर्शी बोलते हैं, या कोटा न्यायाधीश। दूसरा है आकस्मिक न्यायाधीश, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल। इसको बोलेंगे आकस्मिक। तीसरा होगा उद्देश्यपूर्ण, पर्पसिव, पर्पसिव सैंपलिंग, उद्देश्यपूर्ण, तो आप अपने उद्देश्य के लिए केवल उसी को चुन रहे हैं जो आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, उद्देश्यपूर्ण न्यायाधीश। चौथा होगा क्रमबद्ध
सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, क्रमबद्ध, न्यायादर्श, पांचवा होगा और सबसे मजेदार स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग इसको बोलते हैं हिमडुंक, हिमंदुक, हिमंदुक कुछ बोला जाता है इसे। न्यायादर्श इंग्लिश में याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये बड़ा कठिन वर्ड है इसके। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कोटा सैंपलिंग क्या होगा। जब हम लोग किसी शोध के जब नया सैंपल कलेक्शन के लिए जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें सब पे शोध करने हैं जिसमें हमको हर कैटेगरी से चाहिए, तो वहां पे उसको कोटा न्यायादर्श, तो इसमें सभी के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर नहीं है। वो है कि इस कोटा से उतना, उस कोटा से उतना, उस कोटा से उतना, उस कोटा से उतना हम सैंपलिंग कर लिए। दूसरा है एक्सीडेंटल, एकाएक कुछ वैसा आ गया कि हाँ इससे कर सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण, आपका उद्देश्य पूरा करना है कि हमको शोध करना है, इस आधार पे ये मेरे उद्देश्य को पूरा कर सकता है रिसर्च को। क्रमबद्ध मतलब पता है कि 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार के हम उठा सकते हैं, या 1, 11, 21, 31 इस प्रकार से उठा सकते हैं। चलिए फिर स्नोबॉल सैंपलिंग को अंत में समझाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग का मतलब ही है कि बात कोटे की जा रही है, बात उसके भाई की जा रही है, बात उसके हिस्सेदारी की जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। तो कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि इसमें न्यायादर्श को अंश के रूप में लिया जाता है, जनसंख्या का एक अंश जरूर होना चाहिए उसके भाग। यह जो है अस्वीकृत, जो हम लोग यादृच्छिक प्रतिदर्श जो देखे थे रैंडम सैंपलिंग, ऐसा ही कुछ है, किंतु इस विधि में शोधकर्ता प्रत्येक स्तर से कोटा अथवा अंश में इकाइयों का चयन अपने विवेक से करता है, उसमें रेंडमली नहीं लेता। उसमें रेंडमली लेता है, सर्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग में वो बनाता है कैटेगरी लेकिन रेंडमली लेता है। इसमें रेंडमली नहीं है, वो कोटा से कर लिया और सर्टिफाइड जैसा ही कर दिया एक एक स्टेट और उसके बाद उसमें से चुन लेगा। दूसरा है आकस्मिक। आकस्मिक प्रतिदर्श न्यायादर्श में क्या होता है कि जीव संख्या से संबंधित जो कोई भी इकाई सुविधाजनक उसको उपलब्ध मिल जाता है, उसका प्रतिचयन कर लेता है, उसका सिलेक्शन कर लेता है। यहां शोधकर्ता की सुविधा का ध्यान रखा जाता है कि शोधकर्ता के लिए आसान क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। इंसिडेंटल तो एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल, इसमें क्या होगा कि ये सुविधा अनुसार उठा लेता है, जो सुविधा उसे लगा उस इकाई को उठा लिया जो सामने आ गया। तीसरा क्या है उद्देश्यपूर्ण, पर्पसिव। इसको बोलते हैं उद्देश्यपूर्ण। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति कर हो जाएगा उसके सैंपल साइज से, उसको वो उठा लेता है उस सैंपल को। 20,000 में से 500 लोग उठा लिया जो उससे काम के थे, बाकी लोगों को छोड़ दिया। तो उसमें यह रहा कि 20,000 में से सभी की चुने जाने की संभावना बराबर बराबर नहीं रही। शोधकर्ता जिसको चाहा अपने सुविधा अनुसार ले लिया। फिर है क्रमबद्ध प्रतिदर्श, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक में क्या होता है कि क्रमबद्ध। क्रमबद्ध में जैसे मान लीजिए नंबर है 1 से लेकर के 20,000 तक। 20,000 में वो क्या करता है कि एक यहां से ले लेते हैं, कितने भाग में आएगा तो इतने % भाग में आएगा,
तो 40 में तो एक ले लिया, ठीक है, फिर उसमें से ले लिया 40वां के बाद 41वां आ गया, फिर इसके बाद क्या करेगा, फिर 81 ले लेगा। इस प्रकार से कर करके वो 20,000 लोगों में से 500 लोगों को चुन लेगा। इसमें क्या है, पक्का है कि रोल नंबर 41 वाला आएगा, 41 वाला आएगा, 81 वाला आएगा, 121 वाला आएगा, फिक्स है इसमें। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रमबद्ध सैंपलिंग। अब चलिए देखते हैं सबसे लास्ट और अंतिम सैंपलिंग, जिससे संबंधित प्रश्न जो आते हैं उसमें लोग फंसते हैं। अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आ रहा है तो उसमें से प्रश्न जो आता है लगभग स्नोबॉल सैंपलिंग से आता है। स्नोबॉल, हिमंदकूप की कुछ बोलते हैं इंग्लिश में इसे, हिंदी में इसे। तो स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है, स्नोबॉल, दो शब्द आता है, स्नो, स्नो मतलब बर्फ, बर्फबारी जो होता है, बॉल क्या है, गेंद। अब ये दोनों को समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब जैसे आपके पास एक बॉल है, अब बॉल को आप क्या करते हैं कि जहां बर्फबारी हुआ है, जहां बर्फ गिरा हुआ उसमें आप डालते हैं, और डालते हैं, बॉल क्या होता है, वो छोटा होता है, उसके बाद धीरे 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 बर्फ के माध्यम से परत बाई परत चढ़ता जाता है, मोटा होता जाता है। तो इसका ये जो स्नोबॉल सैंपलिंग, इसका प्रयोग रिसर्च में कहा है। ये प्रयोग सबसे ज्यादा शानदार प्रयोग इसका क्रिमिनल को पकड़ने में या वैसे जगह पे जाने में जहां के आगे का रास्ता मुझे नहीं दिख रहा क्या होने वाला है, तो इस आधार पे भी हम स्नोबॉल सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे में मान लीजिए आपको ये पकड़ना है बिहार में कि शराब कहां बेचा जाता है या सप्लाई कहां से आ रहा है, शराब प्रतिबंधित है बिहार में, तो क्या करेंगे आप क्या करते हैं, कहां बेचा जाता है तो आप देखेंगे या कहां से आता है, तो एक शराबी आपको मिल गया, आपने जांच कर लिया कि शराबी है, उसकी कुटाई हुई, पूछताछ हुई, तो पता चलता है कि हमको तो यहां मिला था, उनके यहां गए थे तो हम पिए थे। एक को पकड़ा गया, उसने बताया कि हम डी के यहां गए थे ना, उसने मुझे पिला दिया था। अब पुलिस को पता नहीं है, पुलिस पहुंची यहां डी के यहां, डी से पूछा कि ये बताओ शराब तुम्हारे यहां ये पिया था, बताओ शराब कहां से आया, तो बोला कि सर एक्चुअली क्या है कि हम शराब जो है मेरे दोस्त जो है वो लेकर मेरे यहां आए थे, इसका फ्रेंड, दोस्त का नाम क्या है, तो एफ है, ठीक है, एफ के पास चलो, एफ बताएगा कहां है। अब बोला ना, ये पकड़ाया, ये पकड़ाया, ये पकड़ाया, एफ बताता है कि शराब जो है वहां एक मेडिकल स्टोर है जो कि जिनका नाम है एन, उनका मेडिकल स्टोर है, और उसी में वो पीछे रखते हैं, वहीं से हम खरीदते हैं। एन पकड़े गए, एन पकड़े गए तो पता चला कि भाई शराब कहां से लाते हो, तो एस नाम का एक व्यक्ति है, वो शराब मुझे सप्लाई करता है, ठीक है। अब इसमें क्या ब्रांचेज निकलेंगे, एक गेंद था, स्नो बॉल था, स्नो में डाला, मोटा हुआ, इसके पास पहुंचा, इसके पास, इसके पास, ये सैंपलिंग का नमूना आप ले रहे हैं, इस आधार पर आप पकड़ते हैं क्रिमिनल को। इसके बाद क्या करता है, इसे पता क्या चलता है, तुम और कहां कहां सप्लाई करते हो, तो बोलता है कि हम सी के यहां भी देते हैं, और कहां सप्लाई करते हो, तो हम टी के यहां भी देते हैं। इसे पूछा कौन तुम कहां कहां बेचते हो, तो यहां ऐसे ऐसे, तैसे ऐसे शराबी भी पकड़े जाएंगे, सप्लायर भी पकड़े जा रहे हैं। पुलिस को जब बहुत सारे सुराग नहीं मिलते हैं तो पुलिस जो है स्नोबॉल सैंपलिंग का ही प्रयोग करती है। जब पता नहीं चल रहा है कि अपराधी अपराध करने में कौन कौन लोग थे, तब पुलिस ऐसे ही पता करती है, इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। तो हमारा रिसर्च में इसका कहां प्रयोग है, हमारे रिसर्च में प्रयोग है कि हमें पता ही नहीं है कि जो मान लीजिए एक वेदिका जनजाति है जो कि झारखंड में उसकी संख्या नगण्य है, कम के बराबर है, हमको अध्ययन करना है उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति का, क्या करना है, हमको बेदिया जनजाति के जिसकी संख्या नगण्य है, एकदम नहीं के बराबर है, उन जनजाति के व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का मुझे अध्ययन करना है।
अब मुझे पता ही नहीं विद्या जनजाति कहां कहां है, तो किसी तरह पता करके हमने एक बेदिया जनजाति को, जिसका नाम बेदिया है लगा हुआ, उससे मिल लिए। उसे पूछेंगे कि आज बताइए कि बेदिया जनजाति कहां कहां है, तो उसने बताया, तो कुछ बताया तो नहीं, हमको ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरे रिलेटिव ही आया है, तो उसने क्या किया कि यहां ले गया, तो उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का आपने अध्ययन किया, इसको किया, यहाँ 3 जगह लग गया। अब इनके ब्रांचेज हैं 3 जगह, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा, तो इसको 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 फिर इसको पता चला, तो धीरे धीरे आप अधिकतम पॉपुलेशन तक पहुंचे और उनकी स्थिति को आप जान गए, समझ गए और स्टडी कर लिए। ऐसा है, इस आधार पे हम लोग जो है पहुंच पाते हैं शोध के लिए। तो यहां से हम ऐसे नमूने लेते हैं। तो हम लोगों ने आज देखा इसके बारे में, हमारा आज सैंपलिंग कंप्लीट। अब है कि अगर न्यायादर्श की बात करते हैं तो कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य है न्यायादर्श में, थोड़ा इसको देख लें, क्योंकि ये छूट जाएगा तो फिर आपको अलग से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर हम सैंपलिंग की बात करते हैं, न्यायादर्श की बात करते हैं, तो किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए। मुश्किल से 5 मिनट क्लास होगा, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो न्यायादर्श में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी। पहला होगा जनसंख्या का आकार। आपको अगर न्यायादर्श को समझना है तो आपको पहले जानना होगा जनसंख्या का आकार क्या है, पॉपुलेशन कितना है। शोधार्थी को यही करना था, आकार पता करना था पहले। दूसरा ये देखना होगा कि आकार छोटा है या बड़ा है। आकार जो है छोटा है या बड़ा है, ये देखना होगा। उसी के अनुसार आपने 10% से, अगर मान लीजिए आकार छोटा है तो सैंपलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पॉपुलेशन छोटा है तो सैंपल लेने की क्या जरूरत है। सैंपल मजबूरी में लिया जाता है क्योंकि आपका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, शोध करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप वहां तक पहुंचते हैं। आकार छोटा है तो जरूरत नहीं है, बड़ा है तो सैंपल लीजिए। ये चीजें हैं। दूसरा है प्रतिदर्शन की लागत, कॉस्ट ऑफ सैंपलिंग। आपको कॉस्ट देखने हैं, तो इसमें क्या होगा, अब प्रतिदर्शन किया जाए या नहीं, ये भी आपको शोधकर्ता को देखना है। अगर यदि किया जाए तो न्यायादर्श में कितने सदस्य होंगे, इस बात पर भी निर्भर करता है कि इन सभी प्रक्रियाओं का खर्च कितना आएगा और वह शोधकर्ता के बजट के अनुरूप है या नहीं है। परंतु यदि ऐसा नहीं है तो शोधकर्ता को उसी के अनुसार प्रतिदर्शन या परियोजना, जो कि सैंपल प्लान भी बोलते हैं, उसमें वो परिवर्तन कर सकता है। फिर है जीव संख्या के सदस्यों की उपलब्धता, जनसंख्या। जनसंख्या की उपलब्धता, आपको ये डिसाइड करने से पहले कि कौन सा सैंपलिंग लेना है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी में जाना है, उसके प्रकार में जाना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जनसंख्या की उपलब्धता कितनी है। इसके अनुसार आप प्लान करेंगे कि हमें सैंपल साइज क्या रखने हैं, किस मेथड से, किस सैंपलिंग मेथड से मुझे सैंपल कलेक्शन करने हैं। इसी के अनुसार आप परियोजना अपना बनाएंगे। और अगर हम बात करें कि प्रतिदर्श का उपयोग के बारे में, तो प्रतिदर्श का उपयोग हम कैसे करेंगे, तो मुझे लगता है इस क्लास को हम लोग अब बाद में करते हैं, अगले क्लास में देते हैं प्रतिदर्श का उपयोग, यूज ऑफ सैंपलिंग अगले क्लास में। वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसको बाद में करेंगे।